नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि इस साल की पहली तिमाही में बीते साल 2022 की तुलना में 15% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। दिल्ली में अब अधिक स्कूल और अस्पताल के साथ बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पैसा होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि अक्सर सरकारें कहती हैं कि उनके पास अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार ने ये दिखाया है कि ईमानदार सरकार में राजस्व बढ़ा है। दिल्ली में पहली तिमाही का जीएसटी कलेक्शन बीते साल के मुकाबले 15% बढ़ा है। इससे दिल्ली में हमें और भी ज्यादा स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे बनाने के लिए पैसा मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने बीते 6 साल का जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा साझा किया। साल 2018-19 से लेकर 2023-24 की पहली तिमाही का जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा उनके द्वारा साझा किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार जीएसटी कलेक्शन को लेकर बातें सामने आ रही है, इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और लगभग 2018-19 से लेकर 23-24 तक का पहले तिमाही का जो जीएसटी कलेक्शन है वो साझा किया है और साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार ने ये करके दिखाया है। देखिए मुस्कान, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब अपनी उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहली तिमाही जीएसटी को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो कहते हैं 15% जो जीएसटी है वो हासिल किया है। और इससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के विकास कार्य, चाहे चाहे वो स्कूलों की बात करें या अस्पतालों की बात करें, उसके लिए कहीं ना कहीं जो ढांचा है वो तैयार करने के लिए उनके पास अब पर्याप्त पैसा जो है वो मुहैया हो चुका है। मगर यहाँ पर बात करें और राज्यों की सरकारों की, तो और राज्य जो सरकारें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं स्कूल और अस्पतालों को लेकर ये कहती है कि वो उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, जिसकी वजह से सुविधाएं जो है वो नहीं बढ़ पा रही है। मगर दिल्ली सरकार ने ये करके दिखाया और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माध्यम से कहीं ना कहीं ये ट्वीट करके माध्यम से ये बताया गया है कि जो पहली तिमाही के जो कहते हैं 15% जो जीएसटी का पैसा है वो दिल्ली सरकार के पास आ चुका है और वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब दिल्ली के स्कूलों को और अस्पतालों को बेहतर करने के लिए जो ढांचा तैयार करना होगा उसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसा है। यानी कि अब केंद्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं जरूर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो पैसा दिया जाता है वो राज्य सरकार इस्तेमाल करती है और उसके द्वारा ही कहीं ना कहीं विकास कार्य बढ़ता है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ये करके दिखाया कि जिस तरीके से जीएसटी की बात करें, जीएसटी का पैसा सबसे ज्यादा 15% बढ़कर आया है पिछले तिमाही के मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा जो कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं कारगर है, और आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूल और अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इससे लेकर कहीं ना कहीं अब 2024 के लिए भी कहीं ना कहीं रणनीति जो है आम आदमी पार्टी की बन चुकी है और कहीं ना कहीं इन्हीं सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में पहुंचते नजर आएंगे। जी। जिस तरीके से सीधे तौर पर जीएसटी कलेक्शन को उन्होंने बताया कि 15% ये जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, इसको लेकर ये जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का शुरुआती रुझान ये है कि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इस बार भी ये कहा कि जीएसटी कलेक्शन बेहतर हुआ है, यानी कि स्कूल और अस्पताल और बुनियादी ढांचा बेहतर करने में ज्यादा पैसा अब आएगा दिल्ली सरकार के पास। तो यानी कि अब ये कहा जाए कि दिल्ली की जो व्यवस्था थी वो पहले से ज्यादा बेहतर होने जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार में। देखिए जिस तरीके से बात करें मुस्कान, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने की बात कर रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर जरूर कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई थी, क्योंकि बिजली के जब दाम बढ़े थे तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर भार पड़ता हुआ नजर आया था और इसको लेकर राजनीति भी होती नजर आई। मगर दिल्ली सरकार ने वो भी स्पष्ट कर दिया कि 200 यूनिट से जो ज्यादा यूज करने वाले हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सा बाहर जो है वो पड़ता नजर आएगा, मगर जो 200 से नीचे यूज करने वाले हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसी स्थिति जो है वो बाहर जो है या फिर कहीं जो बढ़ा हुआ पैसा है वो उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब जीएसटी के द्वारा कहीं ना कहीं 15% का जो इजाफा हुआ है उसको लेकर अब दिल्ली सरकार जो है वो स्पष्ट हो चुकी है और लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा जो स्कूलों को बेहतर करने की बात की जा रही है, अस्पतालों को बेहतर करने की बात की जा रही है, और अब इस जीएसटी के पैसे से कहीं ना कहीं जो 15% का जो जीएसटी तिमाही के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया है उससे कहीं ना कहीं अब दिल्ली के स्कूलों को और कहीं ना कहीं अस्पतालों को जो ढांचा है,
बुनियादी ढांचा जो है उसको तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त पैसा हो चुका है और लगातार कहीं ना कहीं ये टैक्स पैसा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर वाकई में ही भरोसा करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर भी हमला करती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा करती है, ना कि किसी और अन्य पार्टी पर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिशें कर रही है और लगातार जो स्कूलों को बेहतर करने की बात की जा रही थी, अस्पतालों को बेहतर करने की बात की जा रही थी, वही सुविधाएं जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आएंगी और दिल्ली के किसके निगम के द्वारा भी कहीं ना कहीं अब कोशिशें की जा रही हैं। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो निगम के जो अस्पताल है या स्कूल है उनको भी बेहतर करने के लिए जो पर्याप्त जो टैक्स है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के भरोसे या फिर कहीं राज्य सरकारों के भरोसे अब नहीं बैठेगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीएसटी का पैसा बढ़ के 15% बढ़ के आया तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है दिल्ली की जनता के लिए विकास कार्यों के लिए और ज्यादा कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है वो जनता तक राजीव, पहुंचाती जो नजर आंकड़ा आएंगी। जारी जी किया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्वीट कर, जो आंकड़ा साझा किया गया है वो विस्तार से बताएं कि किस तरीके से जीएसटी कलेक्शन जो है वो कैसे बढ़ा, कैसे घटा। जो आंकड़ा उनके द्वारा साझा किया गया उसके बारे में बताएं। देखिए यहाँ पर बात करें जो आंकड़ा साझा किया गया है 2021-22 की बात करें तो लगभग 401.4 है ये, यानी कि लगभग कह सकते हैं काफी कम था। मगर उसके बाद में जब 2022 और 23 की बात करें तो 6985.05 है, तो यानी कि ये भी बढ़ के आया है। और आप जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं 2023-24 के लिए भी कहीं ना कहीं जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके अंदर भी 8028.91 है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं जो फीसदी जैसे जीएसटी का जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए अब पैसे की जो दिक्कतें थी वो नहीं देखने को मिलेगी और लगातार स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें और खासतौर पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बुनियादी ढांचा है उसके लिए कहीं ना कहीं जो पैसे की दिक्कतें होती थी वो नहीं होगी और आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली के जो स्कूल होंगे या फिर अस्पताल होंगे वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं जो है, इलाज की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, दवाइयों की बात करें, तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिलती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों चीजों पर ही सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि स्कूलों को बेहतर करने की बात की गई है और बच्चों की सुविधाएं जो है या फिर शिक्षा जो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आया जनता को। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर पहले बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, दवाइयां फ्री दी गई, यहाँ तक कि टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो मोहल्ला क्लिनिक में भी दी गई। अस्पतालों को और अब बेहतर किया जा रहा है। जो कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, ऑक्सीजन प्लांट बना दिए गए हैं। लगातार ये सुविधाएं जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है और ज्यादा विकास जो है वो दिल्ली के अंदर करती हुई नजर आएंगी। जी राजीव, विपक्ष या फिर बात करें बीजेपी की तो वो इस ट्वीट को किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन केंद्र भी बता रहा है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो ये डेटा साझा किया है, बीजेपी इसको लेकर क्या कह रही है? देखिए भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कमियों को भी गिराने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़े उससे लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो दाम बढ़ाए गए हैं वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भार पड़ेगा। इस तरीके के तमाम प्रदर्शन भी किए गए भाजपा के द्वारा भी, कांग्रेस के द्वारा भी, और अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार जो है वो सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर विपक्ष की बात करें, खासतौर पर भाजपा की बात करें, वो तमाम जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं नकारती नजर आ रही है। निगम के अस्पतालों को बेहतर करने की बात की गई, निगम के द्वारा स्कूलों को बेहतर करने की बात की गई, उसके अंदर भी कहा गया कि जो भाजपा थी जब 15 साल तक उन्होंने बेहतर काम किया था, दिल्ली सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, कूड़े के ढेर नहीं हटाए गए, तमाम जो आरोप है वो कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को सुविधाएं जरूर मिलती नजर आएंगी। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने इन 4 राज्यों में कुल 50,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखने का
फैसला किया है और ऐलान भी करेंगे। पीएम मोदी आज और शनिवार को यानी कि 7 और 8 जुलाई को अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। यहां पर पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में स्थित साइंस कॉलेज में सुबह 10:45 पर कार्यक्रम है। यहां पर पीएम मोदी करीब 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 10:45 पर और 10:45 से 10:20 तक प्रदेशवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। इतना ही नहीं, ये कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। सुबह 11:30 बजे से 12:10 बजे तक आम सभा को संबोधित किया जाएगा और दोपहर 12:50 पर रायपुर एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, प्रधानमंत्री का आज दौरा है रायपुर का, रायपुर वो आने जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां इस समय रायपुर में चल रही हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 साल चुनाव जीतने के बाद ये पहली बार उनका छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरे के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता आस लगाए बैठे है कि कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। बता दें कि 7600 करोड़ रुपए की जो सौगात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। प्रधानमंत्री करीबन 2 घंटे छत्तीसगढ़ में रुकेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीबन 10 बजकर के 45 पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और 2 घंटे छत्तीसगढ़ बिताएंगे, जहां पर वो शासकीय और चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लगातार ट्वीट करते हुए छत्तीसगढ़ आने को लेकर के उन्होंने मंशा जाहिर की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कल रायपुर में बीजेपी की रैली में जनता जनार्दन से संवाद को लेकर बेहतर उत्साहित हूं और छत्तीसगढ़ के लोगों का हमेशा बीजेपी के साथ बहुत मजबूत रिश्ता है। मुझे विश्वास है कि अपना आशीर्वाद वो बनाए रखेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरा भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए कार्य करने को हम प्रतिबद्ध, और इस कड़ी में रायपुर में कल करीबन 6400 करोड़ रुपए से अधिक के हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे कहीं न कहीं कनेक्टिविटी बढ़ावा मिलने के साथ ही साथ राज्य के आर्थिक विकास और टूरिज्म सेक्टर को नई तेजी मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम और कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ सेक्शन के जिन 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी, उनमें से एक उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरने वाला है। वहां वन्य जीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसके लिए 2.8 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली सुरंग के साथ ही 27 एनिमल पासेस और 17 मंकी कैंपस का निर्माण भी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर उत्साहित, तो लगातार ट्वीट करते उन्होंने अपनी मंशा जाहिर किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर एक भव्य कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा 2023 के लिए चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर कल तैयारियों का जायजा पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं मंच को भव्यता बढ़ाने के लिए और आज देर रात तक बारिश हो रही है और अभी भी लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, राजधानी रायपुर में बारिश हो रही है। जिसको देखते हुए वाटर प्रूफ जो पंडाल का निर्माण किया गया है, चाहे धूप हो बारिश हो, दोनों को देखते के लिए वाटर प्रूफ पंडाल का निर्माण किया गया है। हालांकि लोगों के आने की जो संख्या है उसमें थोड़ी कमी आएगी बारिश के कारण, लेकिन कार्यक्रम को भव्यता देने के लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जी टिकेश, कल आपने भी आप पहुंचे मौके पर, आपने भी जायजा लिया। ये बात कही गई थी कि बारिश क्योंकि लगातार हो रही है तो विशेष डोम बनाए गए हैं जिसके लिए अगर बारिश होती है तो उससे बचा जा सके। प्रधानमंत्री का ये जो पूरा कार्यक्रम है वो किस प्रकार के कहाँ डोम बनाए गए हैं, क्या कुछ वो तैयारियां हैं, वो विस्तार से बताएं। देखिए, 3 डोम बनाए गए हैं जिसमें जो आम दर्शक है, जो आम जनता है वो बैठेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता बैठेंगे। इसके साथ ही साथ
जो शासकीय कार्यक्रम है उसके लिए अलग डोम बनाया गया। हालांकि ये जो दोनों डोम है वो एक ही ग्राउंड पर मौजूद है। इसके बाद ही पीएमओ के जो जितने भी कार्यक्रम है 2 घंटे के लिए वो राजधानी रायपुर में उनके लिए अलग अलग डोम बनाया गया है। कार्यक्रम जो मंच है उससे जस्ट थोड़े से दूरी पे, जहाँ पर पीएमओ की जो पूरी कार्य है वो यहीं से संचालित होगी। तो निश्चित तौर पर एक भव्य कार्यक्रम को देने के लिए लगातार बीजेपी के नेता दौरे कर रहे हैं। और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के जो तमाम नेता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और लगातार भव्यता को देखते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लगातार लगे हुए हैं। बात करें पूरे कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 45 मिनट जन समूह को संबोधित करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में चुनावी जो शंखनाद है उसको करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी जनसभा है और इस जनसभा को लेकर के चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, सबकी निगाह इस सभा पर टिकी हुई है। निश्चित तौर पर कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। करीबन 2000 से अधिक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है, अधिकारी तैनात है। तमाम तरीके के एसपीजी के जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। लगातार हर एक जगहों का वो मुआयना कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा को देखते हुए पूरे जो तामझाम है वो हमको देखने मिल रहे हैं। चाहे वो यातायात व्यवस्था हो, पूरी तरीके से सभी जगह अभी से ही पुलिस के बल तैनात नजर आ रहे हैं। जी टिकेश, जिस तरीके से तमाम तैयारियां की गई है, ऐसे में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे यहाँ पर तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा? और जब ये कार्यक्रम पूरा होगा, अगर बारिश आती है तो आपने खुद बताया कि पूरी तैयारियां इसके लिए कर ली गई है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पहुंचना कार्यक्रम स्थल तक, उसको लेकर रास्ते की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, बीजेपी के तमाम नेता पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे, प्रदेश प्रभारी पहुंचेंगे, सह प्रभारी नितिन नवीन पहुंचेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचेंगे। तमाम जो बीजेपी के लीडर्स है वो साइंस कॉलेज की दूरी में, थोड़े से ग्राउंड की दूरी में ही 3 हेलीपैड का निर्माण कराया गया, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट से एक विशेष हेलीकॉप्टर के थ्रू वो ग्राउंड में पहुंचेंगे और वहां पर जो बीजेपी के तमाम नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वो शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके साथ ही साथ चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ग्रैंड वेलकम और उनका स्वागत की तैयारी बीजेपी के तमाम नेता करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने कल बीजेपी नेताओं से सीधे बातचीत की एनबी न्यूज ने, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं है और लगातार पूरी तैयारी चल रही है। बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अधिकारियों से रूबरू हो रहे थे और पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। आज वो पहली बार, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार वो मंच साझा करेंगे और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी शासकीय कार्यक्रम में उनका उद्बोधन है, नितिन गडकरी को उद्बोधन, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्बोधन। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई जो समस्या है छत्तीसगढ़ की या फिर कई सौगात है या फिर जो सौगात देने जा रहे हैं उन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी जो बात रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो काम किए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। जी ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने इन 4 राज्यों में कुल 50,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज और शनिवार को यानी 7 और 8 जुलाई को अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। यहां वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाएंगे। रायपुर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी और दोपहर में गोरखपुर गीता प्रेस शताब्दी समारोह के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो लीला चित्र मंदिर जाएंगे और गीता प्रेस के टूरिस्ट के साथ फोटो सेशन भी करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी वाराणसी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी 7 जुलाई को शाम को वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और 20 लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी का मंच पर आगमन होगा।
से खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से संवाददाता प्रवीण त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर आ रहे हैं और इसके बाद वो वाराणसी जाएंगे। कई कार्यक्रम आज उनके प्रस्तावित हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, आज पीएम मोदी का गोरखपुर आगमन है और ये पूरे गोरखपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है। और इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि अभी तक और भी जितने प्रदेश थे उनको वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही थी, लेकिन गोरखपुर को ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और यहाँ के लोग इस बात को सुनकर काफी हर्ष में है कि ये वंदे भारत ट्रेन जो अभी तक 6 घंटे लगते थे, 6 से 7 घंटे लग जाते थे लोगों को गोरखपुर से लखनऊ जाने में, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन के जरिए ये जो दूरी होगी गोरखपुर से लखनऊ तक की जो दूरी होगी वो मात्र 4 घंटे में तय किया जा सकेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पीएम मोदी 12 बजे के करीब दोपहर में यहाँ पर गोरखपुर उनका आगमन हो रहा है और उसके बाद सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम है वो गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में वो सबसे पहले शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और उसके बाद वो सीधे जाएंगे वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी, 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद 5 बजे वो वाराणसी के लिए रवाना होंगे। जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, मिशन 2024 की तैयारी पूरे तरीके से जारी है बीजेपी की और पीएम मोदी का ये दौरा कह सकते हैं कि 24 की तैयारी को लेकर ही है, चुनावी शंखनाद किया जाएगा। देखिए, बात चुनावी शंखनाद की कर ली जाए तो विकास के जिस तरीके से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो पीएम मोदी की बात कर ली जाए या सीएम योगी की बात कर ली जाए, लगातार आज की जनता विकास चाहती है और ये लोग विकास के मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन जो अभी हमने बताया कि जिसमें 4 घंटे के थ्रू आज जो ट्रायल किया जाएगा वो 3:05 पे आज जो है वंदे भारत ट्रेन चलेगी और करीब 4 घंटे में वो लखनऊ पहुंच जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मंगलवार को इसका ट्रायल किया गया है जिसमें वो 4 घंटे भी नहीं लिए बल्कि 17-18 मिनट पहले पहुंच गई है। तो एक पैसेंजर के लिए, एक यात्री के लिए 2 ही चीज चाहिए, एक सुरक्षा और दूसरी चीज उसको समय से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाए। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है वंदे भारत ट्रेन में है। तो जाहिर सी बात है लोगों को विकास चाहिए और ये योगी की बात करते हैं या पीएम मोदी की बात करते हैं, दोनों लोग विकास के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 2024 निश्चित रूप से एक अच्छा मोड़ साबित होगा। जी, जिस तरीके से पीएम मोदी आज आ रहे हैं, जिन विकास कार्यों की सौगात देंगे उनके बारे में भी बताएं कि कौन से विकास कार्य जो है वो आज जनता को सौंपे जाएंगे और जनता को संबोधन में क्या खास आज होने वाला है पीएम मोदी के? देखिए, अगर बात इनके लोकार्पण की कर ली जाए तो मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में जो है सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी के आग्रह पर, विशेष आग्रह पर उसका पूरी तरीके से कायाकल्प होने जा रहा है और वहां पर 500 करोड़ की लागत में, 500 करोड़ की लागत में ये पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो जाएगा। तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इसका भी आज लोकार्पण सीएम मोदी के द्वारा होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान उठा हुआ है। शिवसेना के नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस के भी कई विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। इन चर्चाओं पर अब कांग्रेस की ओर से भी बयान आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने इन अटकलों को अफवाह करार दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार को समर्थन देने की अटकलों पर गुरुवार को अशोक चौहान ने कहा कि मैं आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में था और मुझे नहीं पता कि कौन हमारे बारे में अफवाह फैला रहा है। मुझे कुछ पूर्व निर्धारित बैठकें थी, इसलिए मैं उन बैठकों के लिए निकल गया हूं। इससे पहले शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट ने दावा किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं। मैंने सुना है कि 16-17 विधायक कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। वे जल्द ही निर्णय लेंगे और कांग्रेस भी विभाजित हो जाएगी। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बगावत लगातार जारी है और ये बगावत जो है वो कांग्रेस में अब देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले शिवसेना, उसके बाद एनसीपी और अब कांग्रेस में भी ये अफवाह फैल रही है कि कई विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम उठापटक का दौर जारी है। शिवसेना के नेता यह दावा कर रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस के भी कई विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से पहले शिवसेना में बगावत हुई, उसके बाद एनसीपी में टूट और अब कांग्रेस में भी टूट की अफवाहें चल रही है, क्या कुछ अहम जानकारी महाराष्ट्र की राजनीति में, यूं कहें कि महाविकास अखाड़ी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से यह जानकारी मिलने लगी है कि कांग्रेस खेमे में भी अब बगावत का सुर उठने लगा है। अब बहुत जल्द जो है कांग्रेस के करीब 16 से 17 विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने वाले हैं। इस तरह के अटकलें लगातार लगाई जा रही। हालांकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होने के बाद लगातार यह कहा जा रहा था कि एनसीपी अजित पवार जो है अलग हो जाएंगे, लेकिन अजित पवार हर बार यह कहते रहे कि मरते दम तक वह एनसीपी के साथ रहेंगे, कभी एनसीपी से अलग नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने अपने चाचा के साथ यानी कि शरद पवार के साथ बगावत की और बगावत के साथ करीब 31 विधायक लेकर एकनाथ शिंदे सरकार के पास चले गया और वहां पर जो है उन्होंने मंत्रिमंडल में विस्तार भी करवा लिया और खुद भी डिप्यूटी सीएम बन गए। उसके बाद यह बताया जा रहा था कि देश के कई राज्यों में भी इस तरह के बगावत का सुर उठने लगा वाला है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस के खेमे में अटकलें लगाई जा रही थी, उस अटकलों पर जो है कहीं कहीं कल एक बार एकनाथ शिंदे के विधायक ने यह कह दिया कि 16 से 17 विधायक जो है एकनाथ शिंदे गुट के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी तैयारियां हो रही है। ऐसे में बहुत जल्द जो है कांग्रेस के कुछ विधायक जो है एकनाथ शिंदे में आ जाएंगे। लेकिन इस बीच अशोक चौहान ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी और कहा है कि जो अटकलें लगाई जा रही है या जो अफवाहें फैलाई जा रही है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कल जब बैठक बुलाई गई थी गरवारे क्लब में, उस दौरान अशोक चौहान बीच में ही उठकर चले गए थे। हालांकि उन्होंने बाद में बताया कि कुछ अर्जेंट मीटिंग्स थी, इसके लिए वह निकल गए थे। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है या जो बाजार में प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं, पूरी तरह से अफवाह है। जी, जिस तरीके से ये बगावत कांग्रेस में बात कही जा रही है, बगावत की जब बातें शुरू होती है तो अफवाह करार दी जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ वजन उन बातों में जरूर होता है। अजित पवार को देख लीजिए, जिस तरीके से लगातार अटकलें चल रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में बिल्कुल वो जाकर वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ, जिस तरीके से आपने बताया, और उप मुख्यमंत्री भी वो बन गए हैं। ऐसे में अब जब 16-17 विधायकों के बाद कांग्रेस की चल रही है, तो अगर कांग्रेस के भी ये विधायक कहीं चले जाते हैं तो फिर कांग्रेस का या महाविकास अघाड़ी का इस बार महाराष्ट्र में क्या बनने वाला है? देखिए महाविकास अघाड़ी तो ये कह रही है कि हम सब तीनों दल एक साथ है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से कल शरद पवार और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, राहुल गांधी ने भी शरद पवार को पूरी तरह से समर्थन देने की बात कही। अब ऐसे महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक चौहान लगातार कांग्रेस खेमे से नाराज चलते हैं। अब यह नाराजगी को लेकर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अशोक चौहान काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि अगर अच्छा मौका मिलेगा तो अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी है अपना दल छोड़कर किसी और दल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से शिंदे गुट के विधायक ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ विधायक जो है एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में, एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होना चाहते हैं, उनकी तैयारियां हो रही है। आने वाले समय में यह बहुत जल्द जो है बगावत का सुर कांग्रेस में भी उठेगा। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस की किसी भी सीनियर नेता की तरफ से इस पर कोई जो है आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये सब सिर्फ अटकलों का बाजार है और यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से अटकलों का बाजार के साथ ही जो है कहीं कहीं घटनाएं सही हो जाती है। जिस तरह से अभी आप पिछले दिनों देखा होगा कि एनसीपी के खेमे में अजित पवार को बार बार ये कहा जा रहा था कि अजित पवार भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के साथ चले जाएंगे, लेकिन अजित पवार हर बार ये कहते रहे कि वह कभी और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बिल्कुल शिंदे गुट पैटर्न के तहत उन्होंने भी पार्टी से अलग करके खुद को पार्टी का प्रमुख बताया और पार्टी के तमाम जो विधायकों को पार्टी का जो है विधायक बताकर
शिंदे सरकार में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं एक नया पैटर्न जो है अब कहीं ना कहीं हमारे देश में खासकर मुंबई में देखने को मिल रहा है। और यह पैटर्न जो है कहीं ना कहीं बाकी सभी पार्टियों के लिए बेहद ही घातक साबित हो रहा है, क्योंकि अगर इस पे कोर्ट और सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का मामला इसमें नहीं आया तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए यह दोनों उदाहरण बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जो है कहीं कहीं लोगों को दिक्कतों में डालने वाला है। क्योंकि आप किसी पार्टी के साथ विधायक के तौर पे चुने जाते हैं, फिर बाद में उस पार्टी को छोड़कर आप किसी और दल के साथ जो है पार्टी बना लेते हैं और बाद में ये कहते हैं कि ये पार्टी ही हमारी है। तो ये बहुत बड़ा जो है लोकतंत्र के लिए खतरा भी है और लोकतंत्र में इस पर जो है अमल करना चाहिए। जी, अभी जिस तरीके से शरद पवार और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, आश्वासन दे दिया है कि हम साथ में लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो महाराष्ट्र में ये देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि महाविकास अघाड़ी एक साथ गठबंधन में सरकार बना चुकी है तो एक साथ होना चाहिए, लेकिन अभी अगर बात करें तो सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर लगातार बयानबाजी होती रही और अब बगावत को लेकर ये बयानबाजी हो रही है। बिल्कुल। देखिए, राजनीति में बगावत का जो है आलम ऐसा है कि कभी भी कोई भी जो है विधायक किसी भी पार्टी में जा सकता है। किसी भी पार्टी में जाने के साथ साथ उन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि किस तरह से आप हमारी पार्टी में आएंगे तो आपको किन किन पदों से नवाजा जाएगा। जिस तरह से अजीत पवार के बारे में जानकारी मिल रही थी कि अजीत पवार खुद ये कह रहे थे कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वह जो है एकनाथ शिंदे सरकार के साथ शामिल होने गए थे, लेकिन हालांकि यह नहीं हो सका। उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का इंतजार कर रही कि आखिरकार एकनाथ शिंदे की अयोग्यता को लेकर जिस तरह से अभी तक मामला गर्भ चल रहा है, ऐसे में एकनाथ शिंदे और उनके बाकी 15 विधायकों के साथ अगर अयोग्यता पर विचार किया जाता है तो यह सरकार गिर जाएगी। उसी लिए वैकल्पिक के तौर पर एनसीपी को जो है अपने साथ लिया गया है। लेकिन कल जब हमने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से बातचीत किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि एकनाथ शिंदे की अयोग्यता को लेकर कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी या फिर लोकसभा स्पीकर नहीं करेंगे। यह लंबित मामला होगा और यह अगर लंबित नहीं होगा तो सरकार के दबाव में यह लंबित किया जाएगा, क्योंकि राहुल नार्वेकर जो स्पीकर है उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप जल्दी इस पूरे मामले में अपना फैसला लें। क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि 3 महीने के अंदर जो है पूरे मामले को निपटाना है, लेकिन लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक लोकसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। तो यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में विधानसभा स्पीकर ने इस पर फैसला अब तक नहीं सुनाया है और आगे भी इसी तरह से मामले को लंबित करते हुए जो 3 इंजन वाली सरकार है वो चलती रहेगी, क्योंकि सरकार में बने रहना एक पावर दिखाता है और हर राजनेता ये चाहता है कि जब तक सरकार है सरकार में बने रहो और सरकार में बने रहने के साथ ही जो है प्रोटोकॉल, जो राजनीतिक प्रोटोकॉल मिलता है उसका उपयोग करते रहो। सत्यप्रकाश, ये बात साफ है कि अटकलों को विराम दे दिया गया है, लेकिन अगर ये जो 17 से 18 विधायक है अगर ये चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी से तो महाविकास अघाड़ी का क्या समीकरण होगा, इसके बारे में बताएं। देखिए, बिल्कुल समीकरण बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शिवसेना के भी 40 से 41 विधायक चले गए हैं, एनसीपी के भी 31-32 विधायक चले गए हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के भी विधायक चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में जो समीकरण है विधानसभा चुनाव का या फिर लोकसभा चुनाव का वो पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी का बिगड़ जाएगा। 48 सीटों के लिए जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए को लेकर तमाम पार्टियों ने ऐलान भी कर दिया है, तैयारियां भी शुरू कर दी है, जगह जगह जो है अब लोगों की सभाएं भी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर यह विधायक जाते हैं तो जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी के साथ साथ कांग्रेस का भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि ये सारी चीजें जो अभी अटकलों में है, किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान किसी भी कांग्रेसी नेता का नहीं आया है, न तो ऐसी कोई सुगबुगाहट है कि कोई कांग्रेसी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी नेता नहीं जाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से शिंदे सरकार वर्तमान में अपने वर्चस्व के जरिए, अपने दबाव के जरिए सरकार को चला रही है, ऐसे में हर किसी को ऐसा लगता है कि वह सरकार में रहेंगे तो लोगों की ज्यादा मदद कर पाएंगे, सरकार में रहेंगे तो ज्यादा उन्हें फंड मिलेगा और अपने विधानसभा में ज्यादा विकास कर सकते हैं। यह एक बड़ी लालच हो सकती है।
ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी के मुद्दे को उनका समर्थन है, लेकिन सरकार का नहीं। चंडीगढ़ में प्रदेश की 7.19% की हिस्सेदारी बनती है और इस विषय को उन्होंने भी मुख्यमंत्री रहते कई बार उठाया था। इस विषय का समाधान उचित मंच पर वार्ता कर ही निकाला जा सकता है। प्रदेश हित के मुद्दे पहले भी समर्थन दिया है और आगे भी देते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हत्याकांड, गोलीकांड जैसी घटनाएं सामने आ रही है। सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, चंडीगढ़ पर हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर सरकार लगातार मुखर है और अब तो विपक्ष का साथ भी उन्हें मिल गया है। सरकार को समर्थन नहीं है, लेकिन इस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं, ये जयराम ठाकुर ने कह दिया है। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल मुस्कान, आप सही कह रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ पे जो हिमाचल की हिस्सेदारी बनती है उस मुद्दे का वो समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को उनका समर्थन नहीं है। चंडीगढ़ में प्रदेश की जो हिस्सेदारी है इस विषय को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते खुद भी कई बार उठाया था और वो कह रहे हैं कि इस समस्या का जो समाधान है, इस विषय का जो समाधान है उचित मंच पर वार्ता करके ही निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर उनको वो पहले भी समर्थन दिया और आगे भी वो देते रहेंगे। और कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई है। हत्याकांड, गोलीकांड जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश में माफियाओं का आतंक हो गया है और संरक्षण इनको मिल रहा है, जिसके कारण जो है कोई कानूनी कार्रवाई इन माफियाओं के खिलाफ नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि बीडीए में मुद्दे का जो समर्थन है वो सरकार को नहीं है, लेकिन मुद्दे का वो समर्थन कर रहे हैं। सही मंच पर अगर ये बातचीत होगी तो इसका जो हल है वो निकाला जा सकता है और जो हमारी हिस्सेदारी है वो जरूर हमें मिलनी चाहिए। इसमें देखिए विपक्ष एक तरह से जो मुद्दे का जो समर्थन है वो कर रहा है और वो कह भी रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जो इस तरह के मुद्दे होंगे उनको वो समर्थन देंगे, लेकिन सरकार को समर्थन नहीं है क्योंकि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। प्रदेश में पूरी तरह कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। संरक्षण में जो राजनीतिक संरक्षण है उसमें खनन माफिया यहाँ पे जो है फल फूल रहा है। ऐसे में उन्होंने एक तरफ तो जो मुद्दे जनहित के जो मुद्दे हैं या प्रदेश के हित के जो मुद्दे हैं उस पर सरकार का को जो है समर्थन देने की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जरूर घेरा है सरकार को कानून व्यवस्था पे और लगातार वो घेरते आ रहे हैं क्योंकि वो कह दे रहे हैं कि 6 महीने की सरकार में बिल्कुल सरकार को ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस दिशा में जाना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। जी मुस्कान। टीना जी, जिस तरीके से हिस्सेदारी को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है, जयराम ठाकुर ने भी अब समर्थन कर दिया है। अगर विपक्ष समर्थन करता है तो सरकार कितनी मजबूत होती है इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार पहले भी कह रही थी, सरकार के मंत्री ये बात कह रहे थे कि जो विपक्ष है वो जरूर जो ये मुद्दे हैं प्रदेश के उन पर सरकार का साथ दे और ये जो मुद्दे हैं इनको केंद्र में उठाए क्योंकि केंद्र में जो विपक्ष है उनकी सरकार है। ऐसे में अगर विपक्ष का साथ मिलता है तो जरूर जो कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल में उसको एक मजबूती मिल सकती है। समर्थन अगर उनको ये जो मुद्दे हैं इन पर विपक्ष देता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एक मजबूती हिमाचल की सरकार को मिलेगी क्योंकि केंद्र में ये मुद्दा उठाया जाएगा और केंद्र का एक दबाव बनाया जा सकता है। तो इसमें जरूर जो विपक्ष जो साथ दे रहा है हिमाचल सरकार का उससे कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार को काफी मजबूती इस मुद्दे पर मिल सकती है। जी टीना जी, अगर हिमाचल जिस तरीके से चंडीगढ़ पर हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, 7.19% की हिस्सेदारी बनती है हिमाचल के चंडीगढ़ पर, यह कहना है माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री का। ऐसे में किस तरीके से हिमाचल को यह हिस्सेदारी मिल सकती है, इसको लेकर क्या प्लान है सरकार का और विपक्ष किस तरीके से सहयोग कर सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए सरकार 6 महीने हुए आए हुए हैं, लेकिन एक जो प्लानिंग है उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन इस मुद्दे पर कर दिया गया है। जो चंडीगढ़ के जो हिस्सेदारी है उसमें तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम जो दावे हैं, उनकी जो सच्चाई है वो खंगाली जा रही है। और इसमें सरकार कह चुकी है, स्पष्ट कर चुकी है कि आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई, कानूनी जो लड़ाई है वो भी लड़ी जा सकती है इस मुद्दे पर, क्योंकि वो अभी जो कैबिनेट सब कमेटी है 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और वो बताएगी कि जो दावा हिमाचल चंडीगढ़ पर कर रहा है वो कितना सही है। और इस मुद्दे पर अगर विपक्ष का साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं केंद्र में ये मुद्दा जरूर उठेगा और केंद्र पर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो हिस्सेदारी की मांग हिमाचल कर रहा है ये बहुत लंबे समय से लंबित है। काफी लंबे समय से हिमाचल अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है और ये किसी भी सरकार में अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर विपक्ष भी साथ देता है और सरकार इस मुद्दे को इस सही दिशा में लेके जाती है, जिस तरह वो कह रही है कि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, तो जरूर जो हिस्सेदारी है वो हिमाचल को आने वाले दिनों में जो है उसमें जरूर एक सार्थक कदम हिमाचल की सरकार जो है वो उठा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया टीना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। पटियाला से कांग्रेसी सांसद महारानी परनीत कौर पर प्रताप सिंह बाजवा ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि प्रताप सिंह बाजवा ने उन पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की परनीत कौर है, लेकिन उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह और बेटी पूरा परिवार बीजेपी में है और वो खुद भी बीजेपी में है। नैतिकता के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि परनीत कौर को कांग्रेस से बाहर करने के लिए कांग्रेस पहले ही बहुत देर कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर परनीत कौर खुद कांग्रेस नहीं छोड़ती तो पार्टी द्वारा उन्हें हाथ जोड़कर बाहर भेजना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता विजय वोहरा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा ने महारानी परनीत कौर पर बयानबाजी की है और उन पर पलटवार किया है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, बात करें तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सांसद उनकी धर्मपत्नी पटियाला से महारानी परनीत कौर को लेकर काफी जो है दिनों से एक विवाद चल रहा था, क्योंकि महारानी परनीत कौर अभी कांग्रेस से सांसद है और कई माहौलों में देखा गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में चले गए हैं, उनकी बेटी भाजपा में चली गई है, वो सार्वजनिक तौर पर भाजपा के कार्यक्रमों में दिखते हैं और वहीं परनीत कौर भी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर के साथ देखी जाती है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बयान दिया है कि नैतिकता के आधार पर महारानी परनीत कौर को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं महारानी परनीत कौर लगातार ही कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने आज तक अपनी पद से इस्तीफा नहीं दिया। पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान है, उनके साथ एक पंजाब के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में साफ तौर पे कई मसलों पर बात हुई, तो वहीं महारानी परनीत कौर को लेकर भी कई अहम बातें सामने आई हैं। भी महारानी परनीत कौर को पहले ही जो है कांग्रेस ने देरी कर दी है, कानून का नोटिस भी जारी किया था, हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अभी चुप्पी साधे हुए थी। जो बात प्रताप सिंह बाजवा ने कही है कि कांग्रेस बहुत देरी कर चुकी है महारानी परनीत कौर को लेकर, कांग्रेस को चाहिए कि महारानी परनीत कौर को पार्टी से निकालना चाहिए। तो साफ तौर पर प्रताप सिंह बाजवा ने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज कसे, तो अब महारानी परनीत कौर को लेकर बयान देते नजर आए कि कांग्रेस को चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे से जब बैठक के दौरान की बात हुई है, महारानी परनीत कौर खुद ही कांग्रेस छोड़ दें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उन्हें हाथ जोड़कर बाहर का रास्ता दिखाएगी। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो SAS नगर और पंजाब कौशल विकास मिशन SAS नगर ने जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 7 जुलाई को सुबह 10 बजे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया है, जिसमें HDFC, एक्सिस बैंक, टाइम्स ग्रुप शामिल होंगे। इसमें
आईटीएम और एसबीआई लाइफ के नियोक्ता भाग लेंगे, जिसमें 12वीं और स्नातक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी देते हुए जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो समय समय पर प्लेसमेंट कैंप, स्वरोजगार कैंप, कौशल कैंप का आयोजन करता है ताकि जिले के बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो और पंजाब कौशल विकास मिशन की तरफ से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक पहल की गई है। ऐसे में आज सुबह 10 बजे से वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। कई ग्रुप इसमें शामिल होंगे जो वॉक इन इंटरव्यू में चयन करेंगे लोगों का और अपने ग्रुप के साथ उनको काम करने का मौका देंगे। आपको बता दें कि रोजगार का मौका बेरोजगार युवाओं को यहां पर दिया जा रहा है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस वॉक इन इंटरव्यू में एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, टाइम्स ग्रुप शामिल होंगे। आईटीएम और एसबीआई लाइफ टाइम के नियोक्ता भी इसमें भाग लेंगे, जिसमें 12वीं और स्नातक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं और यहां पर इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको बता दें कि अधिक जानकारी के लिए खुद अधिकारी ने बताया है कि जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो समय समय पर प्लेसमेंट कैंप, स्वरोजगार कैंप, कौशल कैंप जैसे कि अलग अलग कैंपों का आयोजन करता रहता है ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके। ये कैंप जो है वो युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से वॉक इन इंटरव्यू का आज आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ है जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें मुस्कान कि आज वॉक इन इंटरव्यू जो है पंजाब के जैसे देखा जाए तो रोजगार लगातार पंजाब सरकार देती हुई नजर आ रही है। उसके चलते आज जो है ये रोजगार मेला जो है लगाया गया है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जरूर बच्चे यहाँ पर अपना जो है रोजगार लेते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 7 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, यानी आज ये बैठक होगी। सचिवालय में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जुलाई महीने की ये पहली मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ ही समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर भी चर्चा की जा सकती है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधिक विभाग से इस ड्राफ्ट का आंकलन कराया जाएगा। आपको बता दें कि यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ड्राफ्ट के विधिक आंकलन के संबंध में भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उद्यान और कृषि विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण और बाल विकास से संबंधित महालक्ष्मी किट योजना के विस्तार संबंधित प्रस्ताव, राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर चीनी नमक देने का प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, कितनी अहम कैबिनेट की यह बैठक, क्योंकि यूसीसी को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है?
देखिए मुस्कान, बिल्कुल आज मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ सचिवालय में बुलाई गई है और समय रखा गया है करीब 11 बजे से बैठक शुरुआत इसकी हो जाएगी और करीब 1 दर्जन यानी 12 से ज्यादा प्रस्ताव पर इसमें मोहर लग सकती है। और वहीं आपको बता दूं कि अभी जुलाई का माह शुरू हो चुका है और जुलाई के महीने की पहली बैठक बुलाई गई है मंत्रिमंडल की और साथ ही यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर के भी इसमें चर्चा की जाती है। तो काफी अहम महत्वपूर्ण बैठक है और यहाँ पर कई ऐसे प्रस्ताव है जिसमें आज मोहर लग सकती है। जिसमें अगर बात की जाए उत्थान और कृषि विभाग के लिए महानिदेशक की नियुक्ति के लिए लंबे समय से यहाँ पर चर्चा चल रही थी, उसको पद सृजित करने का प्रस्ताव भी इस बैठक में लाया जा सकता है। और उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को लेकर के भी जो लंबे समय से तैयारी की जाती है उसका प्रस्ताव भी इसमें लाया जा सकता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी के संबंधित संशोधन का यहाँ पर प्रस्ताव है उसको भी लाया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण विकास बाल विकास से संबंधित महिला क्रिकेट योजना को लेकर के लगातार सरकार तैयारी कर रही थी लंबे समय से, उस पर भी कहीं ना कहीं आज प्रस्ताव लाया जा सकता है। तमाम ऐसे प्रस्ताव है जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लंबे समय से मंत्रिमंडल के द्वारा लगातार यहाँ पर लगातार इसमें विचार विमर्श किया जा रहा था और प्रस्ताव लगातार तैयार करने की बात की जा रही थी। आज इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा के साथ साथ यहाँ पर मोहर लग सकती है और यूसीसी, क्योंकि सभी पहलू पर यूसीसी का काम हो चुका है और उसमें ड्राफ्ट को लेकर के क्या अहम बातें आज होनी है उसका कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल, क्योंकि सभी मंत्री इसमें बैठेंगे और चर्चा की जाएगी, उसके बाद उसमें अगला निर्णय निकाला जाएगा। और साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो महत्वपूर्ण माने जा रहे थे उत्तराखंड सरकार के यहाँ पर कामकाज के लिहाज से, तो उस पर कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है और बड़े फैसले कहीं ना कहीं आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिए जा सकते हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।